हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरमीडिएट की बुक फ्लेमिंगो का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए, ये चैप्टर जो है वो पहला है, लेकिन इसका द लास्ट लेसन नाम कैसे पड़ा, इसको जब हम पढ़ेंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें बेसिकली दो करेक्टर्स होते हैं, एक लिटिल फ्रेंच होता है और दूसरा इसमें उसकी टीचर होती हैं जिनका नाम होता है एम हैमल। ये बात 1870 से 1771 के बीच है, जब फ्रांस और रशियन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें रूसिया ने फ्रांस को पराजित कर दिया था और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन को अपने कब्ज़े में ले लिया था। तभी बर्लिन, जो कि रूसिया की राजधानी है, वहाँ से एक आदेश आया कि अल्सेक और लॉरेन के जो स्कूल हैं यहाँ पर अब कभी भी फ्रांसीसी भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एम हैमल जो थे वो फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाते थे, इसलिए उन्हें उस कॉलेज से जाना पड़ रहा था। और उन्होंने अपनी उस स्कूल में 40 वर्ष से बहुत ही वफादारी के साथ, बहुत ही फेथफुल तरीके से अपनी जो सेवाएं थीं वो दी थीं। इसलिए वो स्कूल जाते समय, स्कूल को छोड़ते समय किस तरह का फील कर रहे थे। और जो इसमें छोटा सा लड़का है लिटिल फ्रेंड्स, उसने कभी भी अपने टीचर से फ्रांसीसी भाषा को ठीक से नहीं पढ़ा था। और अब वो जब जा रहे थे तो उसे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि अब तक मैंने अपने टीचर से फ्रांसीसी भाषा को ठीक से नहीं पढ़ा था, अब मेरे टीचर जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, तो मैं अपनी इस मदर टंग को, इस फ्रांसीसी लैंग्वेज को किस तरह से सीख पाऊँगा, कैसे सीख पाऊँगा। तो वो बहुत रिग्रेट फील कर रहा था। बाकी जो और भी गांव वाले जो थे, जो ओल्ड या जो फार्मर जो मतलब फार्मर जो गांव वाले थे या फार्मर हाउसर थे इसमें, या फार्मर हम कह सकते हैं, जो मेयर थे, वो भी बहुत दुख फील कर रहे थे कि हमने कभी भी ध्यान से अपनी फ्रांसीसी लैंग्वेज को नहीं सीखा था। तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो इस चैप्टर में दिखाई गई हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तब ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके राइटर के बारे में हमें थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। एल्फेंस डॉटिट 1840-1897 वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। इसके राइटर जो हैं वो एल्फेंस डॉटिट हैं, जो 1840 से 1897 के बीच थे। वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे। नोवेलिस्ट का मतलब होता है जो उपन्यास लिखता है, उसको नोवेलिस्ट बोलते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियाँ लिखते थे, उसके ये लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट, लास्ट लेसन सेट हुआ था उन दिनों ऑफ फ्रांसको रशियन वार 1870-71, जब 1870 से 71 के बीच में फ्रांस और रशिया के बीच युद्ध हुआ था, तभी इस लास्ट लेसन को सेट किया गया था। इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस जो था वो डिफीटेड हो गया था। ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है। डिफीट का मतलब होता है हार जाना। बाय रूसियन लेड बाय बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में रूसिया के द्वारा फ्रांस जो था वो हार गया था। इसके बाद है रूसियन देन कंसिस्टेड ऑफ का मतलब होता है बना होना या शामिल होना। उस समय जो प्रेशिया था वो शामिल था, किसमें शामिल था? ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, जो अब जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के हिस्से हैं, उसमें ये शामिल था। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस हैव पास्ट। इस कहानी में आप देखेंगे कि जो फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो ज़िले थे, अल्सेस और लॉरेन, ये अल्सेस और लॉरेन दो महत्वपूर्ण ज़िलों के नाम हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। हैव पास्ट, वो चले गए थे इनटू रशियन हैंड, कहाँ चले गए थे? रसिया के हाथों में चले गए थे। रीड द इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक पढ़िए टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए कि व्हाट इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ा, क्या परिणाम हुआ, दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी वहाँ के जो स्कूल थे उनके जीवन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। अब इसके बाद इसके लेसन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर द लास्ट लेसन रिटन बाई एल्फेंस डॉटिट, लास्ट लेसन जो है वो लिखा गया था किसके द्वारा? एल्फेंस डॉटिट के द्वारा। नरेट्स, जो ये वर्णन करता है अबाउट द ईयर 1870, जो 1870 के उस वर्ष के बारे में वर्णन करता है। बिहाइंड द रशियन फोर्सेज, जो रसिया के जो फोर्सेस थे, जो सैनिक थे,
अंडर बिस्मार्क यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक्ट, उन्होंने अटैक कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। एंड कैप्चर फ्रांस, और फ्रांस को क्या कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। द न्यू रशियंस रूलर्स, जो रशिया के न्यू रूलर्स थे, जो नए शासक थे, उन्होंने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूट कर दिया। डिसकंटिन्यूट का मतलब कोई प्रक्रिया जो कंटिन्यू थी उसको डिसकंटिन्यूट कर दिया, यानी उस पर रोक लगा दी। द टीचिंग माने होता है शिक्षण कार्य ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, यानी अल्सेस और लॉरेन में, अल्सेस और लॉरेन में जो फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी, फ्रांसीसी जो भाषा सिखाई जाती थी, उस पर रूसियन के नए रूलर ने क्या कर दी, रोक लगा दी। इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन द फ्रेंच टीचर आस्क्ड, फिर फ्रेंच के जो टीचर्स थे, जो फ्रांसीसी भाषा सिखाने वाले टीचर थे, उनसे ये बोला गया, आस्क्ड माने उनसे ये कहा गया कि टू लीव, कि वो इस जगह को छोड़ दे, अब उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब फ्रांसीसी भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर जो दूसरी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी उसके लिए दूसरे टीचर्स आएंगे, इसलिए उनको छोड़ने के लिए बोला गया था। अब इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके बारे में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें जो लिटिल फ्रेंच होता है, यहाँ पर ये छोटा लड़का है जिसका नाम क्या है, लिटिल फ्रेंच, छोटा सा लड़का है, इसका नाम है लिटिल फ्रेंच। ठीक है, ये अपनी स्टोरी बताता है। ये बताता है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डैट मॉर्निंग, मैं उस समय स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला था, बहुत देरी से रवाना हुआ था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, ग्रेट माने होता है बहुत अधिक, यहाँ पर ग्रेट का मतलब महान से नहीं है, ग्रेट का मतलब है बहुत अधिक, ड्रीड माने डर या भय, आप स्कोल्डिंग माने होता है डांट या फटकार। तो और मैं क्या था, बहुत अधिक डांट खाने का मुझे डर था कि मुझे स्कूल पहुंचने में बहुत देरी हो गई है, इसलिए मेरी डांट लगेगी। रास्ते में रास्ते में वो बहुत डर रहा था, उसे डर लग रहा था, वो डर फील कर रहा था कि वो इमेजिन कर रहा था कि जब वो लेट स्कूल पहुंचेगा तो स्कूल के गेट पर ही प्रिंसिपल सर उसे मिल जाएंगे, फिर उसको वो डांटेंगे, तो इस तरह से वो बहुत डर रहा था। स्पेशली हम कह सकते हैं विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि एम हैमल ने उससे कहा था डेट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वो पार्टिसिपल्स पर हमसे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो इस बात को लेकर भी उसे बहुत अधिक डर लग रहा था कि पार्टिसिपल्स के रूल जो है वो उसने अच्छे से तैयार नहीं किए हैं, और जब वो उसको रिसाइड नहीं कर पाएगा, टीचर के सामने नहीं सुना पाएगा, तो एम हैमल क्या करेंगे, उसको डांटेंगे। तो इस तरह का डर जो था वो उसे फील हो रहा था। पार्टिसिपल्स का एक चैप्टर है इंटरमीडिएट में, आप इसको पढ़ेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, वह कहता है कि आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड आई वॉट देम, और उसके बारे में मैं उसका पहला शब्द भी नहीं जानता था, मतलब उसे उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में। अब वो कहता है कि फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थाट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, तो वो कहता है कि कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि ऑफ रनिंग अवे माने भाग जाता हूँ, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन बिताता हूँ, आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर ही दिन बिता लेता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ, ये उसने कुछ समय के लिए सोचा। अब इट वाज सो वार्म, ये मौसम जो था वो इतना गर्म था, सो ब्राइट, इतना चमकीला था, ब्राइट का मतलब धूप खिली हुई थी, धूप खिली थी, मौसम कैसा था, बहुत गर्म था, यानी मौसम जो था बहुत ज़्यादा प्लीजेंट था। बेसिकली फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस जो है वो एक ठंडा प्रदेश है, एक ठंडा देश है, और जब कभी ठंडी पड़ती है या ठंड होती है तो उस समय जब धूप निकलती है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, तो कैसा होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट होता है, तो एटमॉस्फेयर उस समय बहुत ही प्लीजेंट था। द वर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, द वर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी जो थे वो क्या कर रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे, चिरपिंग का मतलब चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल का जो किनारा था वहाँ पर ये पक्षी जो थे वो क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। यहाँ पर ये जो वुड्स वर्ड है, एक वर्ड होता है वुड, WOOD, वुड, इस वुड का मतलब लकड़ी होता है, और ये एक अनकंटेबल नाउन होता है, और अनकंटेबल नाउन में को कभी भी हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ अनकंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं, अगर हम उसमें एस को ऐड कर भी देते हैं तो वो उसका प्लूरल नहीं बनता है, बल्कि क्या हो जाता है, एक नया वर्ड्स बन जाता है। जैसे वुड माने क्या है, लकड़ी है, और वुड्स माने क्या होता है, जंगल। जैसे आयरन
जो वर्ड होता है आयरन माने लोहा होता है, और आयरन्स का मतलब क्या होता है, हथकड़ियाँ। तो इसी तरह से ये वर्ड बना हुआ है। तो पक्षी जो थे वो कहाँ चहचहा रहे थे, जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड द ओपन फील्ड, और एक खुला हुआ मैदान था, बैक ऑफ द सामिल। सामिल का मतलब होता है जो आरा मशीन होती है। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। तो जो आरा मशीन थी वहाँ पर जंगल थे, बहुत ज़्यादा जंगल थे, इसलिए आरा मशीन जो थी वो जंगल में ही लगी हुई थी जहाँ तहाँ। तो एक आरा मशीन थी बड़ी सी, उस आरा मशीन के पीछे क्या था, एक खुला मैदान था। उस खुले मैदान में जो रूसियन सोल्जर्स थे बर ड्रिलिंग, को क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। मतलब वो क्या कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे वहाँ पर। ये इमेज में आप देखेंगे, ये रूसियन सोल्जर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर फ्रांस के जो सैनिक थे वो यहाँ पर ड्रिलिंग किया करते थे। जब इसने फ्रांस को अपने कब्जे में ले लिया तो उसने वहाँ के सैनिकों को यहाँ से हटा दिया, और जो रूसियन सोल्जर्स थे वो यहाँ पर ड्रिलिंग करने लगे। तो सोल्जर्स जो थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। वो कह रहा है कि ये सारे सीन, ये जितने भी सीन थे वो इतने अधिक टेम्पटेटिंग थे, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के नियम से कई ज़्यादा ये मनमोहक थे। टेम्पटिंग का मतलब होता है मनमोहक करने वाली चीज़, यानी कि अट्रैक्ट करने वाली चीज़। जो चीज़ अब आपको अपनी तरफ खींचे उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पटिंग। तो ये सारी चीज़ उसको बहुत अधिक लुभा रही थी, उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। किसके रूल की अपेक्षा है, पार्टिसिपल के रूल की बजाय, रूल की अपेक्षा, ठीक है। पार्टिसिपल के रूल उसे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे जितने कि ये सारे सीन उसको, ये सारे दृश्य जो थे उसको अच्छे लग रहे थे। यानी चिड़ियों का चहचहाना, और शामिल आरा मशीन जो थी, उसके पीछे जो रूसियन सोल्जर्स थे, ये सारे जो दृश्य थे। और मौसम उस समय बहुत ही सुहावना था, धूप खिली हुई थी, मौसम ठंडा था, धूप खिली हुई थी। तो इस समय जो मौसम था बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था। अब वो कहता है कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास बल था, मतलब मैं बल रखता था, मेरे पास वो ताकत थी। क्या ताकत थी, टू रेसिस्ट करने की, यानी उस चीज़ को विरोध करने की मेरे पास ताकत थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी चल पड़ा। वो कह रहा है कि हालांकि ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी, आकर्षित कर रही थी, फिर भी मैंने विरोध किया इन सारी चीज़ों को, और जल्दी जल्दी मैं स्कूल के लिए चल पड़ा। नेक्स्ट पैसेज में कहता है कि व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। तो नेक्स्ट पैसेज में कहता है कि जब मैं टाउन हॉल से होकर गुजरा, स्कूल जाते समय एक रास्ता पड़ता था, उस रास्ते में एक टाउन हॉल होता था जिसको हम सभागार कहते हैं, ठीक है, सभागार कहते हैं। 1870 से 71 के बीच है। उस समय सरकारी सभागार हुआ करते थे, और वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड होते थे, इस तरह के बुलेटिन बोर्ड्स होते थे। तो वो कहता है कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं उस टाउन हॉल से होकर गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड, ये क्राउड थी, इस तरह की भीड़ थी। इन फ्रंट माने सामने, अब द बुलेटिन बोर्ड, एक बुलेटिन बोर्ड था, उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो पहले क्या था, उस समय 1870 और 71 के बीच में ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे। तो जो टाउन हॉल हुआ करते थे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी भी टाउन में, मेन टाउन हॉल हुआ करते थे, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती थी वो आती थी, और बुलेटिन बोर्ड जो होता था वहाँ पर उसको पेस्ट किया जाता था, या उसको वहाँ पर लिखा जाता था। जो इम्पोर्टेंट या जो सरकारी ऑफिशियल जो न्यूज़ होती थी वहाँ पर आती थी। अब वो कहता है कि द लास्ट 2 ईयर्स, वो कहता है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा था। आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी जो बुरी बुरी खबरें थी, हैड कम, वो आती थी, फ्राम देयर, वहाँ आती थी, उसी बुलेटिन बोर्ड पर आती थी। जिसमें कौन कौन सी खबरें होती थी, द लास्ट बैटल्स, युद्ध हारने की खबरें होती थी। द ड्राफ्ट की खबरें, या ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में जो सेना में भर्ती के जो कुछ कानूनी आदेश होते हैं उनका जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उससे संबंधित खबरें आती थी। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे, कमांड देने वाले जो ऑफिसर होते थे, उनके आदेशों की सूचनाएं उस बुलेटिन बोर्ड पर आती थी। अब वो कहता है कि एंड आई थाट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, यानी माई सेल्फ का मतलब मैंने खुद सोचा, मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। वो दौड़ता जा रहा था, उसे बहुत देर हो गई थी, जल्दी जल्दी तेज़ी से वो चल रहा था, तो बिना रुके ही उसने मन में सोचा। क्या सोचा, जब उसने ये सारा दृश्य देखा, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, तभी उसने मन में सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है, अब ऐसी कौन सी खबर आ गई जिससे इतनी बड़ी भीड़ जो है वो बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठी है।
तो वो ये मन में सोच रहा था। देन तब वो कहता है कि देन एज आई हरीड वाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैंने इतनी जल्दी की जितनी जल्दी मैं कर सकता था, जितनी जल्दी मैं जाने की कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जिसका नाम था वाक्टर। इसको वाक्टर भी पढ़ सकते हैं, वास्टर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लोहार है ब्लैक स्मिथ। हु बाज जो कि था, यहाँ पर हु का मतलब क्या है, जो कि था। किसके साथ था, देर माने वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस, जो अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो नौसिखिया होता है, जो किसी काम को सीख रहा होता है, जिसको हम चेला भी कह सकते हैं, शिष्य भी कह सकते हैं। जो अपने शिष्य के साथ, अपने अप्रेंटिस के साथ क्या कर रहा था, रीडिंग माने पढ़ रहा था द वोलेटिन। वोलेटिन जो ताज़ा खबर उस दिन आई हुई थी, उसी खबर को न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने पीछे से, मैं दौड़ रहा था और उसने पीछे से कहा, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ बब। बब का मतलब क्या होता है, लड़के। उसने कहा, अरे लड़के इतनी तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त, अरे तुम्हारे पास तो अभी पर्याप्त समय है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, अभी पर्याप्त समय है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पैसेज। अब वो कहता है कि जब उस ब्लैक स्मिथ में मुझसे ये बात कही तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा, ये यहाँ पर लिटिल फ्रेंच है जो दौड़ते हुए स्कूल जा रहा है, और वो क्या कह रहा है कि मैंने सोचा कि ही वाज मेकिंग फन, फन माने होता है मजाक बनाना, ऑफ मी, कि वो मेरा क्या कर रहा था, मजाक बना रहा था। एक तो मुझे देर हो गई थी, ऊपर से वो ऐसी बातें बोल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा क्या कर रहा था, मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन, और फिर मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। एम हेमल का एक बगीचा था जो उनके स्कूल के बिल्कुल पास में था। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब सांस होता है, ब्रेथ, तो ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हुआ हाँफते हुए। तो वो कहता है कि हाँफते हाँफते मैं कहाँ पहुँच गया, एम हेमल के एम हेमल के उस छोटे से बगीचे में पहुँच गया। अब वो कहता है कि अज्यूली, अब वो इमेजिन कर रहा है यहाँ पर। वो कहता है कि अज्यूली माने आम तौर पर, व्हेन स्कूल बिगेन, जब कभी भी स्कूल शुरू होता था तो क्या होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल। बसल का मतलब होता है अफरा तफरी का माहौल, शोर शराबे का माहौल। तो एक बहुत अधिक शोर शराबे का माहौल होता था। विच कुड बी हेयर्ड, जिसको सुना जा सकता था, आउट माने बाहर, इन द स्ट्रीट, जिसको गली के बाहर भी सुना जा सकता था। स्कूल के पास में जो गली थी वहाँ पर भी उसके शोर शराबे के माहौल को, शोर शराबे को सुना जा सकता था। किस तरह का शोर शराबा होता था, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन रिपीटेड यूनिसन, यूनिसन का मतलब होता है लय के साथ, एक ही लय के साथ, एक ही सुर के साथ। वेरी लाउड माने बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स, अपने हाथों को। ओवर आवर यस टू अंडरस्टैंड बेटर, अंडरस्टैंड बेटर का मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छे से समझना। तो वो कह रहा है कि लेसन को एक ही लय में, एक ही लय में हाथों को कानों पर रखकर उस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए एक ही लय में जो लेसन रिपीटेड होते थे उसकी आवाज़ को सुना जा सकता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो ग्रेट रूलर था, उनका जो डंडा था, उनकी जो छड़ी थी जिससे वो आदेश देते थे, रैपिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर रैपिंग करने की आवाज़ को, थपथपाने की आवाज़ को गली में सुना जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह की वो क्या कर रहा था, इमेजिन कर रहा था, दौड़ते 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 हुए जा रहा था और वो इमेजिन कर रहा था कि स्कूल में इस तरह का माहौल होता है। मोस्टली सभी स्कूलों में इसी तरह का माहौल होता है जब भी स्कूल शुरू होता है मॉर्निंग में, ठीक है। वट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, यहाँ पर स्टिल का मतलब क्या है, शांत, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, शांत। ये तो वो कहता है कि बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सब इतना शांत था, ठीक है। ये उस दिन बिल्कुल सब कुछ शांत था, वो ये ऐसा इमेजिन कर रहा था कि अफरा तफरी का माहौल होगा, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड, वो कहता है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। कमोशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी अफरा तफरी हो अल्लाह होता है। ये इस बसल वर्ड का, ये जो बसल वर्ड आपने अभी पढ़ा था, इसका ये क्या है, सिनोनियम है। तो वो यहाँ पर कहता है कि आई हैड काउंटेड, आई हैड काउंटेड का मतलब हुआ कि मैंने ये नोटिस किया, मैंने ये काउंटेड किया, मैंने ये नोटिस किया, या मुझे ये विश्वास हो गया कि ऑन द कमोशन, उस हो हल्ला के बीच, ये जो हो हल्ला हो रहा है, अफरा तफरी का जो माहौल है उसके बीच, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा, अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बीइंग सीन,
बी विदाउट बीइंग सीन, यानी बिना किसी बिना किसी दिखे, किसी को मतलब कोई मुझे देख नहीं पाएगा और मैं आराम से हो हल्ला के बीच अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। वट, अब वो क्या कहता है, हाँ वो कहता है वट, लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन निस्संदेह, ऑफ कोर्स का मतलब निस्संदेह, डैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, हैड टू बी एज क्वाइट, इतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की सुबह को होती थी। संडे को स्कूल नहीं लगता था, इसलिए संडे को स्कूल के आसपास का जो माहौल होता था, स्कूल के आसपास का जो एरिया होता था, वहाँ सब कुछ कैसा होता था, शांत होता था। तो ऐसा ही माहौल उस दिन था, सब कुछ शांत था, कोई भी किसी भी तरह की आवाज़ें नहीं आ रही थी। अब वो कहता है कि थ्रू द विंडो, यानी खिड़की से, उस खिड़की में जो क्लासरूम था वहाँ पर एक खिड़की लगी हुई थी, उस खिड़की से वो कहता है कि आई सा, मैंने देखा, अपने क्लासमेट्स को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी, जो पहले से ही क्या थे, इन दियर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल जो थे वो वॉकिंग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, अप एंड डाउन घूम रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन, अपनी उस भयानक छड़ी को, रूलर को, अंडर हिज आर्म्स, मतलब अपनी भुजा में दबाए, वो क्या कर रहे थे, अप और डाउन जो थे वो घूम रहे थे, उस भयानक छड़ी को बगल में दबाए इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड, वो कहता है कि आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और प्रत्येक के सामने जाना पड़ा, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं होगा, और प्रत्येक के सामने मुझे वहाँ पर जाना पड़ा। अब वो कहता है कि यू कैन इमेजिन, आप ये कल्पना कर सकते हो, ठीक है, आप कल्पना कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको अगर स्कूल से देरी हो जाए, और स्कूल से जब आपको देरी हो जाए, जब आप स्कूल में पहुंचोगे तो किस तरह का फील करोगे। तो वो कहता है कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था। तो जब वो स्कूल पहुंचा तो वो ये कह रहा है कि आप सभी ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बहुत डर फील कर रहा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम 3 पैसेज को कवर कर चुके हैं, और जो हमारा चौथा पैसेज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।